हेलो गाइस, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास बैककास्ट पर। आज हम करने वाले हैं गुप्त काल। गुप्त काल की A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आज हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले यह जानना है कि गुप्त काल कब से कब तक चला था। जी हाँ, गुप्त काल जो है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक चला था। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। गुप्त काल जो है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक चला था। जी हाँ, गुप्त काल जो है 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक चला था। ये आप सबसे पहले महत्वपूर्ण जान लें। अब हम चलिए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर जो आपको ग्रीन में रंगा हुआ दिख रहा है वो आपका उत्तर है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। जी हाँ, श्री गुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। जी हाँ, गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। जी हाँ, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ये थे सकंदगुप्त। जी हाँ, सकंदगुप्त ने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां जो है वो गुप्त काल से संबंधित हैं। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। जी हाँ, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जी हाँ, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। जी हाँ, उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से। जी हाँ, एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, फहमान किसके शासक काल में भारत आया था? फहमान किसके शासक काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। जी हाँ, फहमान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। जी हाँ, भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग गुप्त काल में था, जिसे गोल्डन एज भी कहा जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, फहमान कहाँ का निवासी था? चीन का। जी हाँ, फहमान चीन का निवासी था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के उपस्थिति में भारत आया था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवर्ष द्वितीय किस वंश का शासक था? यहाँ पर आपको दो रंगा दिख रहा होगा, पर इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वकाटक। जी हाँ, सेतुबंध रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय वकाटक वंश का शासक था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19,
किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। जी हाँ, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख में। जी हाँ, स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में सकोपम कहा गया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? जी हाँ, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। जी हाँ, मंदिर निर्माण का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शंकों का उन्मूलन करने के बाद। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शंकों का उन्मूलन करने के बाद उपाधि धारण की थी। अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। जी हाँ, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शंकों को पराजित करने के बाद। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंकों को पराजित करने के बाद विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? जी हाँ, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में हुआ था। जी, जो कि दिल्ली का स्तंभ है लोहे का, वो आप जानते होंगे। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, फहमान और ह्वेनत्संग ने देश के राज को देखा। इसका अर्थ है किसके राज को देखा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज को देखा। फहमान और ह्वेनत्संग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज को देखा। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, धन्वंतरी थे। धन्वंतरी जो है एक चिकित्सक थे। अभी देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी का उत्तर है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। जी हाँ, धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, धन्वंतरी। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। जी हाँ, गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, फहमान द्वारा रचित ग्रंथ फुकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। जी हाँ, फहमान के द्वारा रचित ग्रंथ में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। जी हाँ, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतरित मंदिर है, दशावतार मंदिर। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? इसका उत्तर है 16, 17 एवं 19। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे?
अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम अमरकोश के लेखक अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार में जुड़े थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अपने अगले क्वेश्चन की 34। गुप्त स्वत यहाँ पर 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त स्वत का प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त स्वत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त स्वत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। जी हाँ, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वत का प्रारंभ किया। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। जी हाँ, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए। जी हाँ, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसे भारत का प्राचीन क्लासिकल युग कहा जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में। जी हाँ, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 39। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था दिनार। जी हाँ, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। जी हाँ, कुमार संभव महाकाव्य कालिदास ने लिखा था, कवि कालिदास ने लिखा था। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त। जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी, गुप्त काल में। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। यही आज अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग। जी हाँ, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का छठा भाग जो होता है वो उसकी दर थी। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF मैं अपने इंस्टाग्राम पर दे दूंगा, जिस इंस्टाग्राम का चैनल का नाम है क्लास बाय आकाश, BSCB या क्लास बाय आकाश दोनों है, उस पर मैं आपको ये दे दूंगा इसके पूरा PDF। और हमारे लिंक इंस्टाग्राम की जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।